तो एक्सरसाइज 2 में हम लोग 41 तक डिस्कस कर चुके थे, अभी आपने 43rd क्वेश्चन पूछा होगा, वहीं से स्टार्ट करूंगा। 43rd क्वेश्चन में लिखा है E नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर Cl2 टू Cl माइनस Br2 टू Br माइनस और I2 टू I माइनस गिवन। आपसे इसमें बताना है कि कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन अ गैल्वेनिक सेल, कैन मेक एन अकरेंस इन अ इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पूछे गए आपसे। तो देखो, पहला लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्लोरीन हमेशा ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करा सकता है। तो अगर ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन क्लोरीन वाटर से कराएंगे तो ब्राउन कलर बनेगा ब्रोमीन की वजह से, और आयोडाइड आयन की रिएक्शन अगर क्लोरीन वाटर से कराएंगे तो उससे I2 बनेगा, जो स्टार्च सॉल्यूशन के साथ वॉयलेट कलरेशन देगा। सबसे पहले, या ब्लू कलरेशन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सबसे पहले दो टिपिकल रिएक्शन आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन है। तो ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में और आयोडाइड आयन को आयोडीन में क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सबसे पहले यही दो रिएक्शन फॉलो करनी है। तो अगर I माइनस है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन वाटर से करा रहे हैं, ये Cl माइनस में कन्वर्ट होगा और I2 बनेगा। एंड सिमिलरली ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराएंगे तो उससे भी Cl माइनस बनेगा और ब्रोमीन गैस बनेगी, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर। आप देखो, कॉपर और क्लोरीन में अगर चेक करेंगे तो कॉपर का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट गिवन है और क्लोरीन का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट है। तो इसका स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होता है, उसको कैथोड बनाता है। तो इस रिएक्शन के हिसाब से जो क्लोरीन है उसको कैथोड बनाएंगे और कॉपर का एनोड बनाएंगे। तो आप इसकी सेल इक्वेशन लिखो पहले। तो एनोड में हम लोग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन लिखेंगे, तो 2Cl माइनस, ये Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, एनोड पे हम लोग कॉपर का ऑक्सीडेशन लिखेंगे। आप उल्टा भी लिख लोगे तो E सेल नेगेटिव आ जाएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आप उल्टा कर लो। तो सबसे पहले कॉपर को हम लोग ऑक्सीडाइज करा के कॉपर 2 प्लस में ले जा रहे हैं। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पहले आप किसी को भी एनोड और किसी को भी कैथोड मान के लिखो। अगर ई सेल पॉजिटिव आ गया तो फीजिबल सेल है, अदरवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में फीजिबल है, तो रिएक्शन पलट के लिख देंगे। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन कराना है। सो इट विल बी Cl2 plus 2 electrons is 2Cl minus। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो फाइनल इक्वेशन होगी कॉपर सॉलिड प्लस Cl2 gaseous Cu2 plus and 2Cl minus। ये इक्वेशन लिखी हमने। अब इसका सबसे पहले E नॉट सेल लिखो। अगर इसका E नॉट सेल लिखेंगे तो E नॉट RHS माइनस RHS यानी E नॉट ऑफ Cl2 टू Cl माइनस माइनस E नॉट ऑफ कॉपर 2 plus 2 कॉपर। की वैल्यू आ जाएगी 1.36 माइनस 0.34 यानी कि 1.02 वोल्ट। पॉजिटिव बन रहा है, मतलब आपने फीजिबल सेल बनाया हुआ है। तो इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इसके उल्टे वाले सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। तो जो Cl2 plus Cu के कॉपर 2 plus 2Cl है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, फीजिबल सेल बन रहा है। और अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन लिख दोगे तो क्या करेंगे, करंट सप्लाई करा के इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे। ठीक है, 43 के बाद आपने पूछा 44। 44 में चेंज करना है, वो कर लो तो समझ जाओगे। 44 में RT स्क्वायर DlN K by dt कर लेना है। यहाँ पे एक करेक्शन लगा लीजिए बस, बढ़िया सही। अब सीधे सीधे एक्सप्रेशन है, बस लाइन से चेक करते चलेंगे। तो सबसे पहले केस में लिखा हुआ है फ्री एनर्जी डेल्टा जी। तो डेल्टा जी तो माइनस NFE सेल होता है सीधे सीधे, सब फॉर्मूला लाइन से डेल्टा जी की वैल्यू माइनस NFE सेल। इसका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस RT ln K। ठीक है, इसका एंट्रोपी के लिए आपको बताया था माइनस टाइम डी डेल्टा जी बाई dt जो होता है। इस वैल्यू को अगर लिखेंगे तो ये एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। लास्ट में एंथैल्पी लिखना है तो आप जानते हो K इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज A e raised power माइनस डेल्टा H by RT होता है।
उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख लो, ln of k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ln of a माइनस डेल्टा h अपॉन RT। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t ln k इक्विलिब्रियम बाय dt, ln of a तो कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा h नॉट बाय RT स्क्वायर। RT स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो डेल्टा h नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद 47 47th क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ पॉइंट व्हेन ए मैक्रो सॉल्यूशन ऑफ NaCl एट रूम टेंपरेचर given that the mobilities of Na plus and Cl minus at this temperature are this and this respectively। तो मोबिलिटी का मतलब ये जितना चार्ज कैरी कर रहा है साथ में, तो Na प्लस चार्ज कितना कैरी कर रहा है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, और Cl माइनस भी कितना चार्ज कर रहा है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, और इनकी वेलोसिटीज दे रखी हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि पर मोल कितना चार्ज कैरियर है, तो दोनों की लैम्डा वैल्यू पता चल गई। लैम्डा ऑफ Na प्लस अगर लिखेंगे मतलब आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na प्लस लिखेंगे तो ये चार्ज कितना कैरी कर रहा है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, 4.26 into 10 to the power minus 8 की स्पीड से चल रहा है। एक आयन का है, गैस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने मोल, एक मोल ऑफ सोडियम गैस है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो इसकी मोबिलिटी आ गई। सिमिलरली Cl माइनस की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 into 10 power minus 19 into 6.8 into 10 to the power minus 8 into Avogadro's number। ये एक मोल फ्लोराइड आयन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी आ गई। ऐसा लिखा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m aqueous solution of NaCl at room temperature। तो दोनों की आयनिक मोबिलिटी ऐड कर दो तो सोडियम क्लोराइड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो दोनों की आयनिक मोबिलिटी ऐड कर देंगे तो उनकी एक्चुअल कंडक्टेंस पता चल जाएगी। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl अगर लिखेंगे तो इन दोनों का सम लिख दो बस। NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो उसकी मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस रेशो लगभग बराबर मान सकते हैं, इन दोनों का सम लिख दो बस। 1.6 into 10 power minus 19 into 6.02 into 10 power 23 into 4.26 plus 6.8 into 10 to the power minus 8। अच्छा, इस वैल्यू को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 96500 कूलम, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96500 कूलम। ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई 96500 into 10 to the power minus 8 into आगे वाली वैल्यू ऐड करके लिख दो बस कितना है। So 4.26 plus 6.8 और लिख दीजिए, so 10.76। आपका लैम्डा एम आ गया ऐसा यूनिट में, so this comes out to be Siemens meter square per mole। अब इसको Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में कन्वर्ट करना है, so 96500 into 10 to the power minus 8 into 10.76 into 10 to the power 4 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। बाद में फॉर्मूला लगा दीजिए लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय। आपसे कप्पा पूछा गया है, एम दिया हुआ है, लैम्डा निकाल लिया, वैल्यू पुट करके एक बार सॉल्व करके आंसर तक वेरीफाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है करंट ऑफ 3.7 एम्पीयर इज पास्ड फॉर 6 आवर्स बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स in 0.5 liter 2m solution and nickel nitrate, what will be the molarity of the solution at the end of the electrolysis। देखो क्या हो रहा है कि निकल इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो उसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी। अगर निकल इलेक्ट्रोड के साथ निकल सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होगी निकल इलेक्ट्रोड की। तो आप कितनी भी करंट कितनी भी देर के लिए पास कर दो उसमें हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होगी इलेक्ट्रोड की, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2m ही मेंटेन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोड्स टेक्स प्लेस। So concentration of electrolyte is unaffected during electrolysis. Is unaffected during electrolysis. Electrolysis of
takes place, no change in concentration of refrigerant. ठीक, चलो इसके बाद एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 4. Exercise 3 question number 4 is given. The standard reduction potential of zinc and nickel and iron are given. The reaction will be spontaneous when. तो आपको चेक करना है कि जो इसमें जिस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसका एनोड बनाएंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम नेगेटिव होगा उसका कैथोड बनाएंगे और उसका रिडक्शन होगा. तो यहाँ से जिंक का एनोड बनाएंगे और निकेल का कैथोड बनाएंगे. जिंक का एनोड होगा और निकेल का कैथोड होगा. कैसे पता चला? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव है. मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में आपको बताया था, द सब्सटेंस हैविंग मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रेफर्ड एज एनोड एंड द वन हैविंग लीस्ट दैट इज कैथोड. यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देखो जिंक की है, सेकंड नंबर आयरन है, थर्ड नंबर निकेल है. तो जिंक का एनोड बनाएंगे और निकेल का कैथोड बनाएंगे. तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, उसका मतलब X जो होगा वो जिंक होगा और निकेल का रिडक्शन होगा, तो Y जो है. फाइनल सेल इक्वेशन लिखोगे तो जिंक प्लस Ni2 प्लस gives Zn2 प्लस निकेल सॉलिड. कंफर्म करना है तो उसका E0 सेल निकाल के देख लो, E0 RHS माइनस RHS ये करेंगे. इसको सिंपलीफाई करोगे तो पॉजिटिव ईएमएफ आ जाएगा. इससे कंफर्म हो जाएगा कि वैल्यू जो हमने चेक करी थी वो सही. अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन लगाना तो 0.53 वोल्ट आ जाएगा. इसी सेल के फीजिबल होने के चांसेस. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट इज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आपको बताया था प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में हमेशा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोलिसिस होगी H+ की, तो वो मेटल कभी ऑब्टेन नहीं होगा. इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम. क्योंकि जब भी कैल्शियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. तो कैल्शियम अगर ऑब्टेन करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट करना पड़ेगा. एक्वस सॉल्ट से कभी भी कैल्शियम नहीं मिलेगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगी. ठीक. देन क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में देखो अपने को इक्वेशन दे रखी है 3Mn2 gives Mn plus 2Mn3 इसका मतलब सेकंड वाली रिएक्शन को फर्स्ट वाली रिएक्शन में रिवर्स करके ऐड कर दो तो नई इक्वेशन बन जाएगी. तो इट्स गिवन Mn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Mn, ये फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड कर दो, सो 2Mn2 plus gives 2Mn3 plus 2 इलेक्ट्रॉन. इसका E0 दे रखा है -1.18, इसका E0 लिखेंगे तो -1.51. दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा. 3Mn2 plus gives Mn plus 2Mn3 plus, उसका E0 आ जाएगा -1.18 -1.51. दिस इज -2.69 वोल्ट. और अगर E0 नेगेटिव आएगा तो सेल नॉन फीजिबल हो जाएगा. So reaction will not occur. Okay. After 12th it is 16th. तो 16th क्वेश्चन में देखो आपको B2S6 की रिएक्शन लिखनी है बस ऑक्सीजन के साथ. B2S6 प्लस ऑक्सीजन gives B2O3 प्लस वाटर. 3 वाटर किया तो बैलेंस हो गई इक्वेशन. ऑक्सीजन बैलेंस करके लिखिए एक बार जरा. तो मेरे हिसाब से 3O2 से बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन. ये 27.66 ग्राम दिया हुआ है, तो मोलर मास से डिवाइड करोगे तो ये 1 मोल आ जाएगा.
और ये 1 मोल आएगा तो उससे 3 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी. So question is given, how long approximately should water of be electrolyzed by passing through 100 ampere current so that the oxygen released can completely burn 27.66 gram of divalent. तो 27.66 ग्राम ऑफ डाइवोलेंट बर्न कराने के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए. अब आपको वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में बताया था 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए 4 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है. 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैराडे चार्ज चाहिए. अभी हमें 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है तो 12 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है. इसको कहाँ से लाना है? करंट इनटू टाइम से. तो करंट आपने पास करिए 100 एम्पियर, 40 आवर्स में निकालना है तो 36 मल्टीप्लाई 600 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेकंड हो गए, डिवाइडेड बाय 96500 इतने फैराडे हो गए. दिस इज इक्वल टू 100 एम्पियर करंट फॉर टी आवर्स. यहाँ पे टाइम जो है वो हमने आवर्स में अज्यूम किया है क्योंकि आंसर आपको आवर्स में चाहिए. उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. I इंटू टी से कूलम में चार्ज आएगा. 100 इंटू टी इंटू 3600, उसको 96500 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? फैराडे. उसको 12 फैराडे के इक्वल कर दो. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 तो बताया था आपको शायद पहले कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में ये चीजें सिखाई थी आपको. क्वेश्चन नंबर 18 में देखो सिल्वर नाइट्रेट का KCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. So silver nitrate was added up to the aqueous solution of KCl. तो रिएक्शन से AgCl प्रेसिपिटेट होगा और KNO3 बनेगा. तो इस टाइट्रेशन के आपको बोला था इनिशियल सॉल्यूशन और फाइनल आयन मार्क कर लिए जाते हैं. तो इनिशियली हमारे पास है K+Cl-, ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, और फाइनली क्या है? K+NO3-. पहले भी 2 आयन है, बाद में भी 2 आयन है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी. आयनिक मोबिलिटी का भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है. K+ कॉमन है, Cl- और NO3- का साइज लगभग एक जैसा है. So there is very less difference in ionic mobility also. So में कैसे आयनिक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. अच्छा, जैसे ही KCl खत्म होगा उसके बाद आप AgNO3 ऐड करोगे, उससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ने शुरू होंगे बिकॉज़ Ag+NO3- आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी सॉल्यूशन में. तो पहले क्या होगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा और फिर इंक्रीज करेगा. उसका आंसर क्या हो जाएगा? बस first number of ions are almost constant and ionic mobility is also same. So electrical conductivity will be almost constant. उसके बाद जैसे ही आपने नंबर ऑफ आयंस बढ़ाए तो कंडक्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 लिया, कंसीडर द फॉलोइंग सेल इक्वेशंस and find the cell potential. So क्या E cell equal to last equation लगानी है बस. So 2Fe solid plus oxygen gaseous plus 4H plus aqueous gives 2Fe2 plus 2 water. ये cell equation है. तो सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो हो रहे हैं तो 4 हो रहे हैं. Q की वैल्यू लिखेंगे तो इट इज एक्टिव मास ऑफ Fe2 plus square upon partial pressure of oxygen into H plus concentration power 4. Okay. So value substitute कर दो बस फटाफट लास्ट इक्वेशन में. इक्वेशन आएगी E cell equal to E naught cell minus 0.0591 by n log of Q. So E cell equal to E naught cell is given to you 1.67, 0.0591 by 4 log of Fe2 plus concentration 10 power minus 3 square, partial pressure of hydrogen 0.1 and H plus concentration 10 to the power minus 3 power 4. कर लोगे आगे सॉल्व? यस. क्वेश्चन नंबर 21 में देखो पूछा हुआ है एक सेल दे रखा है आपको. आप ध्यान से देखो तो सेल आपको समझ में आना चाहिए कि पहले M से M2+ बना रहे हैं जो कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX2 से ले रहे हैं और फिर M2+ को M में कन्वर्ट कर देना है. तो आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है. तो अगर हम सेल की कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करें तो ये M से M2+ बना रहा है और फिर M2+ से M बना रहे हैं. उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 M दे रखी है
इसकी सॉल्युबिलिटी S1 मान लें अगर हम लोग, तो जो MX2 सॉल्ट है वो डिसोशिएट होकर बनेगा M2 प्लस प्लस 2X माइनस सॉल्युबिलिटी S and 2S। अगर इसका KSP लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 4S1 क्यूब। तो अगर एक बार आपने सॉल्युबिलिटी निकाल ली M2 प्लस की तो उसका KSP निकल आएगा, दैट वैल्यू इज 4S1 क्यूब। अच्छा, अब देखो ऊपर वाले इंफॉर्मेशन आप डेल्टा जी निकाल चुके हो, या डेल्टा जी भी क्या आपको ईएमएफ ऑफ द सेल दे रखा है सीधे सीधे। हम लोग इक्वेशन लिखेंगे ई सेल इक्वल टू, अच्छा पहले इसकी सेल इक्वेशन भी लिख दो जाएगा, तो इट इज m solid plus m2 plus aqueous gives m2 plus aqueous plus m solid। ये इक्वेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है, ये सॉल्युबिलिटी है S1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ पे 2 आएगा, Q की वैल्यू लिखेंगे तो इट इज S1 by 0.001। लास्ट इक्वेशन लिख दो, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल तो 0 हो जाएगा माइनस 0.0591/2 log ऑफ S1 अपॉन 0.001। और E सेल अपने को दे रखा है 0.0591, सेम वैल्यू दे रखी है, तो इसमें डेसिमल होना चाहिए मेरे हिसाब से। कहाँ पे होगा ये तो भी बाद में चेक होगा, पहले यहाँ लगा के देख लो मेरे हिसाब से। इट मस्ट बी 0.0591। यहाँ से सॉल्व करके पहले S1 निकालो। यहाँ से सॉल्व करोगे तो S1 की वैल्यू मेरे समझ से 10 टू द पावर -5 आ जानी चाहिए। उधर ई सेल जब कैंसिल करोगे तो -2 आएगा, -2 is 10 पावर -2, S1 की वैल्यू 10 पावर -5 आएगी लमसम। और इसको 4S क्यूब के इक्वल कर दो तो KSP आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो लिखा है कंसीडर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल A solid AN plus B2N plus B solid, the value of delta H naught for the reaction is twice that of delta G naught. If the EMF of the cell is 0, the delta H naught of the cell reaction per mole of B found at 300 degree Celsius is, और बाकी जो नोटेशंस दिखे उनके सबके स्टैंडर्ड मतलब है। तो देखो अगर इसका E सेल 0 दे रखा है आपको तो उसका मतलब डेल्टा G 0 हो गया। अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो आपको जो पहले सेल इक्वेशन लिखी है उसको एक बार पुट करके डेल्टा एच नॉट और डेल्टा जी नॉट, तो उससे डेल्टा जी नॉट निकालेंगे अभी हम लोग, या ई नॉट निकालेंगे बेसिकली, उससे डेल्टा जी नॉट निकलेगा। बट हमारे पास रिलेशन होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, एक रिलेशन। और उसने बोला हुआ है कि जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहले सेल इक्वेशन लिखनी है, तो इट इज ए सॉलिड टू AN प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हुआ। B2N प्लस प्लस 2N इलेक्ट्रॉन गिव्स B सॉलिड, ये इक्वेशन हुई। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपकी फाइनल सेल इक्वेशन बन जाएगी। देखो एडवांस लेवल के क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी हो उसको पहले एज इट इज प्रोसेस करना होता है। सही से प्रोसेस करते जाओगे तो 99% सवाल में नहीं फंसते हम लोग। तो B2N प्लस, अब देखो उसमें परेशानी पता क्या करी है, पता नहीं आप इतनी देर में रियलाइज कर पाए परेशानी क्या है। परेशानी है कि जो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज n लिखते हैं ना, वो यहाँ 2n लिखना है। अब n इक्वल टू 2n लिखेंगे तो पूरे सवाल में दिमाग खराब रहेगा। ये एडवांस वालों की कलाकारी है, मतलब एक सीधी बात को इतना कॉम्प्लेक्स करके लिखवा देते हैं कि तुम्हारा दिमाग वहां घूम जाएगा। अब यहाँ अगर हम शराफत से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2n लिख लेंगे तब तो ठीक है, और अगर n इक्वल टू 2n लिख लिया तो परेशान हो जाओगे। और जब हम फॉर्मूला लगाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन का 0.0591 बाई n, वहां 2n लिखना पड़ेगा, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2n है यहाँ पे। दूसरी बात जो Q लिखेंगे दैट कम्स आउट टू बी AN प्लस स्क्वायर अपॉन, अब आपको देखो समझ में आने लग गया होगा कि एडवांस वाले लोग कैसे टॉर्चर करते हैं। मतलब अगर सीधा सवाल दे देते तो इनको x लिख देते तो कुछ परेशानी होती, लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से टेस्ट करते हैं कि तुम जो बोला जा रहा है वो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो।
तो इतने हाई स्ट्रेस में भी ऐसा सवाल दे देते हैं, ये लिखना है आपको। देखिए क्यू निकला है, निकला है, बस आपको सीधे लास्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। आपको कॉन्सेंट्रेशन के को दे रखी है, अगर क्यू की वैल्यू में एक बार लिख लें तो ये 4 आ जाएगा सीधे सीधे। Bn प्लस कॉन्सेंट्रेशन 2 दे रखा है, उसका स्क्वायर कर लो। B2n प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1 दे रखा है, तो 1 डाल दो, क्यू की वैल्यू 4 आ गई। बस और सब लगाओ तो ई सेल तो 0 है, ई नॉट सेल हमें निकालना है, माइनस 0.0591 बाई एन, उसकी जगह 2n लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ 4, ये आपका ई नॉट सेल बना। ठीक है, और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उससे पूछा हुआ है कि आपको एंट्रोपी चेंज बताना है, डेल्टा एस नॉट फॉर द सेल रिएक्शन पर मोल ऑफ बी फॉर्म। तो देखो हमने जो सेल इक्वेशन लिखी है वो पर मोल ऑफ बी फॉर्म भी लिखा है, मतलब इसी रिएक्शन का आपको डेल्टा एस नॉट निकालना है। एक बार डेल्टा जी नॉट निकालो पहले, तो यहाँ से ई नॉट आ गया, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सो माइनस एन इज 2n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.0591 बाई 2n लॉग ऑफ 4, तो 2n तो कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4f इंटू 0 लॉग ऑफ 4 है। ठीक है, वो वैसे लिखना पड़ेगा, तो रास्ते में। So we'll write it as minus 0.0591 f into log of 4। देखो अगर इसको थोड़ा सा सही से लिख लिया जाए तो माइनस 0.059 जो आता है वो आता है 2.303 RT by f into f into log 4। 2.303 को हटाओ, उसको ln में कन्वर्ट कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी RT by f into ln 4। अब f तो कैंसिल हो गया, R की वैल्यू 8.3 दे रखी है, तो वैल्यू आ जाएगी 8.3 इंटू टी इंटू 2 ln2। ln2 आपको 0.7 दे रखा है, यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स 2 इंटू 8.31 इंटू 0.7 टी। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया है, तो पुट कर देना इसे इंटू 300, डेल्टा जी नॉट आ गया। देखते जाओ कितनी कैलकुलेशन आती है क्वेश्चन में, इसीलिए आपको बोलता हूँ कैलकुलेटर गलती से भी यूज नहीं करना है आगे, नहीं तो कैसे सवाल किनारे नहीं लगा पाओगे। अभी डेल्टा जी नॉट पे पहुंचे हैं, इसका डेल्टा एच नॉट के रिलेशन क्या दिया है, डबल। डेल्टा जी नॉट की जगह अगर हम 2 टाइम्स डेल्टा एच नॉट रखेंगे तो एक एच नॉट कट जाएगा, तो एच नॉट की वैल्यू माइनस टी डेल्टा एच नॉट आ जाएगी, या बेटर टू से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू टी डेल्टा एच नॉट आ जाएगी, बस वहां से डेल्टा एच नॉट निकाल लेंगे। So delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught है। क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा H naught की जगह 2 डेल्टा G naught लिख दो, यहाँ से G naught की वैल्यू आ जाएगी T डेल्टा S naught, या फिर डेल्टा S naught की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा G naught by T। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके पूरा आंसर तक वेरीफाई करना है, कुछ डाउट होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम स्टेरेट व्हेन बिहेव्स इन अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज रिगार्डेड एज वेरिंग concentration with sodium stearate। Which one of the following plot is correct representation for the micelle formation of the solution? Critical micelle concentration is marked at the arrow given। देखो क्या होता है कि क्रिटिकल micelle concentration पे एसोसिएशन हो जाता है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो एक्चुअली में कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन पता है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस पहले डिक्रीज करेगी।
फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मोलर कंडक्टेंस है वो पहले डिक्रीज करेगी, यानी इसमें पहला जो केस है वो स्टार्टिंग से मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करनी चाहिए, तो उसका ऑप्शन 3 तो बेकार हो गया एकदम। ये बात समझ में आ रही है पहले आपको? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस पहले डिक्रीज करेगी, एस रूट सी आप इंक्रीज करोगे। फिर क्या होगा कि जो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ सीएमसी लिखा हुआ है, उस जगह पे जाके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन हो जाता है, और एसोसिएशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पॉइंट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी, तो उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी और तेजी से डिक्रीज करेगी, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिवाई-हेक्टल रूल की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, और फिर जैसे ही सीएमसी पे पहुंचेंगे वहां से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एकदम से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएंगे, तो इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने से मोलर कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाएगी। ठीक।